16 जून 2013 को उत्तराखंड में इतनी भयानक बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण जो जान माल का नुकसान हुआ जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता है। 2004 में 2004 में चीन में आई सुनामी से भी सबसे बड़ी आपदा थी ये। उत्तराखंड में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई जिससे पूरा केदारनाथ खत्म हो गया और सिर्फ एक केदारनाथ मंदिर बच गया था। केदारनाथ मंदिर बच गया था और वहाँ का एक शिवलिंग बचा हुआ था। बाकी सब डूब चुका था, सारे घर, सारी दुकानें, होटल, धर्मशालाएं, रेस्ट हाउस, सभी को नुकसान पहुंच गया था। सब बह गया था पानी में और उसके बाद सब नुकसान हो गया और उस वजह से 80% हिस्सा पूरा केदारनाथ का मिट्टी में मिल गया था। एक मंदिर बच गया था और आज तक इस त्रासदी को नहीं भुलाया जा सकता है। इस त्रासदी में हजार से ज्यादा लोगों की जाने गई, 10,000 से ज्यादा, कई सैकड़ों लोग लापता हुए। वो तो आज भी लापता है, अभी भी उनको ढूंढने की काफी कोशिशें की जा रही है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि है ना, ऐसे लोगों को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, कई लोग फंस गए उस वजह से। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमारी भारत की सेना थी, भारत की जो आर्मी थी, उन्होंने इस ऑपरेशन सूर्योदय के तहत, ये ऑपरेशन के तहत वहां पे रेस्क्यू करके काफी लोगों को बचाया भी था। तो ये आखिर ये बाढ़ कैसे आई, क्या हुआ वहां पे ऐसा, और जिसकी वजह से आज भी इतने लोगों की जानें चली गई, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसको देवभूमि कहा जाता है। वहाँ पे अलग अलग घूमने के लिए भी जगह, हिल स्टेशन भी बहुत सारे, काफ़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश, दार्जिलिंग, फिर लेंसडाउन जैसे कई सारी जगह है। लेकिन हिंदू हिंदू धर्म में, अपने भारत में सब 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे बड़ा है केदारनाथ। केदारनाथ इसी उत्तराखंड में आता है और यही हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 धाम है। मतलब भारत में जैसे 4 तीर्थ स्थान है, लेकिन ये 4 सबसे बड़े धामों में आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम सबसे बड़े, जिसमें हर साल 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और उस साल भी ऐसे ही हुआ था। देखिए, ये बद्रीनाथ केदारनाथ का जो कपाट है ना, ये गर्मियों के मौसम में खुलता है, अप्रैल मई में खुलता है। कभी अप्रैल में खुलता है या कभी मई में खुलता है। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि है ना, ये कब खुलने वाला है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि नवंबर में, दिवाली के बाद से काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि फिर उस वजह से फिर इतने मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पे जाना सेफ नहीं होता है लोगों का। तो इसलिए ठंडियों के दिन में ये कपाट बंद करवा दिए जाते हैं और हर साल है ना, धूमधाम से कपाट गर्मियों में खोला जाता है। तो 2013 में 14 मई को भी उत्तराखंड प्रशासन ने 2013 में ये घोषणा की थी कि 14 मई 2013 को धूमधाम से बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। यात्रा शुरू होगी और उसके बाद बड़ी विधि विधान से पूजा की जाएगी और उसके बाद एक कपाट को खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उस दिन से कपाट खुले, तो उसी दिन से क्या हुआ, यात्रियों की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। देखिए, तीर्थ मंदिर में तो ऐसा है ना कि हर जगह भीड़ रहती है, चाहे वो सिद्धि विनायक हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थान हो, हाजी अली दरगाह हो। भीड़ तो देखिए सब जगह रहती है। कभी कभार तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं रहती है। मंदिरों में लोगों का इतना आना जाना रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय से ये खुले हुए थे, ये कपाट खुल गए थे और उस समय से काफी लोगों का आना जाना चल रहा था। अब उसके बाद जैसे ही आना जाना हो रहा था, काफी भीड़ हो रही थी वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 14 जून से क्या हुआ, वहां पे थोड़ी बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, पहले से वहां पे किसी को कुछ पता नहीं था कि है ना, बारिश हो सकती है या ऐसा कुछ भी है ना, पता नहीं चला। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे मौसम विभाग जानकारी दे देता है कि है ना, बाढ़ आने वाली होती है, तो कहीं पे भी बाढ़ आती है या कोई बड़ा तूफान आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दे दी जाती है राज्य में, और राज्य में अलर्ट जारी कर दिया जाता है उस चीज को लेके। और केंद्र सरकार भी इसमें हेल्प करती है काफी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट की, और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये बाढ़ की स्थिति आई तो उस समय क्या हुआ कि 14 जून से ही अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश काफी देर तक शुरू हुई थी। उस समय भी बहुत सारे तीर्थयात्री अपने रिश्तेदारों के साथ है ना केदारनाथ की यात्रा पे आ ही रहे थे। जो लोग आ रहे थे और सब जगह उस समय काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी केदारनाथ में कि भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन कोई भी नहीं जानता था ये बात कि है ना आज वो जिस स्थान पर अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आज वहीं से ही है ना वहीं से ही आज उनकी किस्मत यहीं तक ही है। इससे आगे वो घर भी शायद नहीं लौट पाएंगे। कभी ऐसा लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 2 दिन काफी लगातार बारिश हुई। 16 जून की सुबह बारिश थमी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि है ना वहाँ का बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया। उत्तराखंड में तो क्या है ना, देखिए हर साल कोई ना कोई ग्लेशियर टूटता ही रहता है। देखिए उत्तराखंड में बाढ़ आना या कोई प्राकृतिक जो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन, ये सब चीजें होना ना देखिए आम बात है। हर बार ये आता ही रहता है। इससे पहले भी आती रहते थे 2013 से पहले। लेकिन 2013 में जो विनाशकारी बाढ़ आई, और सबसे बड़ी बात है ना देखिए ऐसी जगहों पे अगर कभी बाढ़ आती है ना, जान माल का तो नुकसान होता ही है, सबसे ज्यादा वहां पे रहने वाले लोगों का भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऐसे में क्या होता है कि अब देखिए वहां के लोगों की सबसे बड़ी कमाई तो टूरिस्ट से ही होती है। जो भी है ना 12,000 करोड़ से ज्यादा का जो रेवेन्यू होता है साल का, वहाँ के लोगों को जो मिलता है वो उसी से मिलता है। कोई घोड़ा गाड़ी से जाता है, कोई घोड़ा गाड़ी चलाने वाला हो, या कोई कार प्रोवाइड कराता हो, या होटल की बुकिंग हो, किसी की होटल रहती है, तो उस हिसाब से अलग अलग सबका जरिया रहता है। उसी में से ही लोग कमाते हैं कि कोई मंदिर के आसपास दुकानें करना, ये सब चीज़ों से ही चलता है लोगों का। अब उसके बाद क्या हुआ, 16 जून की शाम को अचानक से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से पूरा बादल फट गया और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी उफान पे आ गई। एकदम उफान पे नदियां आ गई और उसके बाद जल स्तर काफी बढ़ गया। और उसके बाद फिर है ना बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। रात करीब 8:30 बजे वहां पे अचानक से बहुत जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। अब काफी लोगों को तो पता भी नहीं था कि है ना क्या हो रहा है। अब उनको कई लोग तो है ना जो शहर में आए हुए थे घूमने के हिसाब से, सब इधर उधर अपनी वहां पे अचानक से भगदड़ होनी शुरू हो गई। अचानक से ऐसे भगदड़ होनी चालू हो गई और उसके बाद हुआ क्या कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई होटल में, कोई मंदिर के प्रांगण में, तो कई धर्मशाला में, हर जगह जहाँ पे भी जिसको जो मिल रहा था हर जगह जा जाके शरण ले रहा था कि कुछ भी करके अभी रुक जाया जाए, कैसे भी करके कहीं पे, कैसे भी करके अपनी जान को बचाई जाए, जान जोखिम में न डाल के अभी कहीं पे भी रुका जाए। तो ऐसे करके काफी लोग इधर उधर भाग रहे थे। बारिश काफी देर तक हो रही थी। 16 जून से लेके जो इतनी तेज बारिश हुई, बादल फट गए, ग्लेशियर टूट गया, वहाँ का सबसे बड़ी झील थी, उसके वहां से जो इतना बड़ा ग्लेशियर टूटा, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी वजह से 2 दिन तक लगातार बारिश चलती रही। 2 दिन तक बारिश चलती रही और उसके बाद 18 जून की सुबह बारिश रुकी। अब जैसे ही 18 जून की सुबह बारिश रुकी, अब उसके बाद क्या हुआ, ये बारिश की वजह से पूरे केदारनाथ में तबाही मच गई थी। और सबसे ज्यादा बाढ़ केदारनाथ में ही आई थी। जहां जहां यमुना नदी बहती है ना, वहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आई थी। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और भी जैसी जहाँ पे यमुनोत्री, जैसे जो अच्छी जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी जगहों पे, जैसे जहाँ पे भी यमुना नदी बहती है, वहाँ पे वो बाढ़ सबसे ज्यादा आई थी। उन इलाकों में सबसे ज्यादा जान माल का भी नुकसान हुआ था, कई लोगों की भी जानें उसी में गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए जैसी अब 2 दिन के बाद बारिश थमी, पूरा मैदान, पूरा केदारनाथ की सड़कें पानी की वजह से खचाखच भर गई। कई गाड़ियां, कई जैसे समुद्र जैसी लहरें आ रही थी, समझ लीजिए इतना पानी आ गया था, पूरा जलमग्न कर दिया था नदियों को। वो पानी ने साइक्लोन जैसी स्थिति हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना पूरा पानी इधर से उधर आ गया और समुद्र जैसी लहरें आ गई और सब बहा बहा के लेके जा रही थी जो जितने भी वहां पे गाड़ियां, जितने लोगों को, कई लोग उसमें लापता भी हो गए। कई लाशें तो आज तक कोई लोग तो है ना उसी में किसी की डेड बॉडी भी कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इतने लोग वहां पे जो लोग फंस गए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि है ना इसमें तो पूरा केदारनाथ ही खत्म हो गया। 80 से 90% केदारपुरी का जो इलाका था, ज्योतिर्मठ और वहाँ पे जो जितने भी अलग अलग मठ थे,
उस उन सब में काफी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मंदिर के आसपास। मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि है ना, ये पहाड़ के बीच में था और ये पहाड़ के एकदम पीछे साइड था। और वहाँ पे जहाँ आदि शंकरा की समाधि है, उधर साइड है ना बहुत बड़ा पत्थर था उसकी वजह से। और वो मंदिर का स्ट्रक्चर काफी मजबूत था। मंदिर का स्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से वो मंदिर बच गया। मजबूत होने की वजह से वो मंदिर बच गया। और उसके बाद क्या हुआ कि देश में पूरे, और ये तो ऐसी आपदा थी, अब ये जैसी लोगों ने इसके देश खबर के बारे में सुनी, पूरा देश इस खबर से सन्न रह गया। सभी लोगों को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सरकारों ने, काफी लोगों ने कोशिश की। अब देखिए, अब बाढ़ का तो कुछ पता नहीं था, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि है ना, केंद्र सरकार उस समय में भी चाह के कुछ कर नहीं पा रही थी। राज्य में भी जो राज्य सरकार थी उसने भी कुछ नहीं कर पाई जब तक बारिश नहीं रुकी। इतनी धमाके, इतनी 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 जोर से बारिश हो रही थी कि है ना, कोई कहीं जा भी नहीं सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, 19 जून के बाद आखिर जैसी, जब 18 जून की सुबह बारिश रुकी, 18 दिन के बाद 18 जून को जब सब शांत हो गया, बारिश वारिश रुकी, उसके बाद जैसे ही फिर 19 जून को जाके ये भारत की सरकार ने, वहाँ की सेना ने, वहाँ के वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के जो सीआरपीएफ के पुलिस के जवानों ने और कई पुलिस वालों ने मदद की और ऐसे लोगों को निकाला। कई सारे हेलीकॉप्टर क्रैश किए। देखिए, जब तक कई सारे हेलीकॉप्टर भेजे गए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई, कई सारे हेलीकॉप्टर भी भेजे गए थे इसको बचाते बचाते। बीच में वहाँ का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था वहाँ पर एक। अब देखिए, हेलीकॉप्टर तो क्या है, कल भी वहाँ पे आप लोग ने सुना होगा, उत्तराखंड केदारनाथ में वापस से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। देखिए, ये हेलीकॉप्टर क्रैश होना वहाँ पे तो आम बात हो गई है अब एक तरह से, क्योंकि हर बार वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बारिश की वजह से है ना पानी भर जाता है, कभी कोई ग्लेशियर टूट जाता है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ पे आसपास के गाँवों में भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जैसे चमोली, ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, और भी जो बड़े बड़े हिल स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग तरह से पानी आया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जैसी जो बाढ़ आई, और ऑपरेशन राहत भी नाम दिया गया था इसको, ऑपरेशन राहत के तहत आर्मी ने वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की। उनको जैसे जगह जगह से निकाल के सुरक्षित जगहों पे लेके जाया गया। उसके बाद फिर सबकी जान पहचान की और लोगों का अता पता लगाना। कई लोग जो गायब हो गए वहाँ पे, उनको ढूंढने की भी कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ढूंढने की उनको कोशिश की गई, उसके बाद हुआ क्या, कई लोगों का तो ऐसा है कि आज तक नहीं पता चल पाया कि कोई कहाँ पर है। सोचिए, 2004 में चीन में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। चीन में जो सुनामी आई थी उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक से दूसरी त्रासदी गिनी जाती है। हालांकि उस समय चीन में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि आज के 10 साल बाद करीब भारत में भी ऐसी कोई आपदा आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है। लेकिन देखिए, उस समय तो क्या है, किसी को हो सकता है पता नहीं होगा इस बारे में कि क्या हुआ था, मतलब इस बारे में तो ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। ऐसे उस समय तो सबने इग्नोर कर दिया था। क्योंकि देखिए, होता है कभी कभी, ऐसा भी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट लोग बताते, कभी सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो जाता है। अब देखिए, मौसम विभाग हर बार भविष्यवाणी करता है कि कभी 2 दिन यहाँ पे इतनी बारिश होगी, कभी इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि है ना वो चीज़ हो जाए। कभी कभार ऐसा भी, उसका उल्टा भी हो जाता है कि है ना, अगर जैसे कभी मौसम विभाग ने बोला कि कल इतने 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, हो सकता है कि ना भी पड़े। तो उस समय भी शायद लोगों को नहीं पता होगा। कई लोग इसमें, कई श्रद्धालुओं की जानें चली गई, कई लोग अपने परिवारों को इधर से उधर ढूंढने में लगे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ इसमें, दुकानों को। सबसे बड़ी दुख की बात इसमें यह भी है कि है ना, वहाँ पे जो उत्तराखंड प्रशासन के वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई कि वो रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि सब तो पानी में बह गया। चाहे जितने भी घर थे, जितने भी होटल, धर्मशालाएं, जो भी दुकानें, मंदिर के बाहर, जो बाहर के जो ज्योतिर्मठ या जितने भी मठ थे वहाँ पे देखने लायक, सब तो वहाँ पे डूब गया। बाकी सारे मंदिर वंदिर सब डूब गए थे। सिर्फ एक केदारनाथ मंदिर बच गया था, और है ना एक वहाँ का शिवलिंग बच गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे सरकार ने काफी इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए, सेना ने भी बहुत अच्छे से काम लिया था। इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी दुख की, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई है,
इंडियन आर्मी की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी हमारे देश में कोई भी मुसीबत आती है, देखिए लोग ऐसा मानते हैं कि आर्मी सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए ही होती है, या कोई अगर देश में कोई जैसे पाकिस्तान जैसे देशों का कोई मामला होता है, पाकिस्तान जैसा कोई संकट आता है देश पे, तभी हमारी आर्मी जो लड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। ये अगर अगर इस बारे में अगर कोई भी सोचता है तो वो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि आज देखिए सबसे पहले अपने देश में जो भी मुसीबत आती है उसके पीछे सबसे पहले सेना ही खड़ी होती है। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई उसमें आर्मी ने ही रेस्क्यू टीम भेजी थी, जो जो एनडीआरएफ है या जो और भी जितने भी बल है, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, फिर जो आर्मी इंडियन आर्मी की जितनी टुकड़ी थी, इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स थे, उन्होंने काफी लोगों को बचाया था। 2014 में भी जब जम्मू में बाढ़ आई थी तो उस समय भी है ना आर्मी ने काफी मदद की थी। तो आज हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की मिलिट्री अच्छी है। आप नहीं तो दूसरे देशों में जाकर देख लीजिए आज वहाँ पे क्या हालात है। चीन या पाकिस्तान जैसे देश में, चीन में तो एकदम आर्मी के खिलाफ बोलना तो मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। तो इसलिए आज भी देखिए अपने देश में, आज देखिए भारत पाकिस्तान जैसा संकट आता है या कुछ भी होता है तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं या चीन का एजेंडा चलाते हैं और अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। अभी 2016 में जब उरी हमले के बाद जब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद 2019 में जो पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक की गई इंडियन आर्मी के द्वारा, तो उस समय विपक्ष के राहुल गांधी जैसे जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने काफी सेना पर सवाल उठाए थे कि देश में की आर्मी इस तरह से करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या होगा, एयर स्ट्राइक करने से क्या होगा। चीन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते रहे थे। जब 1900 माफ कीजिएगा, जब 2020 में चीन के साथ गलवान में विवाद हुआ था भारत चीन का, तो उस समय भी भारत की आर्मी पे सवाल उठाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जरूरत के समय सबसे अच्छी बात है हमारे देश के लिए आज ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जब जरूरत की मुसीबत आती है भारत में, इस तरह की कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले आर्मी ही सब उसके लिए काम करती है। आर्मी का ही सबसे ज्यादा रोल अहम होता है ऐसी चीजों में लोगों को बचाने के लिए। और कल भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था केदारनाथ में, आपको यहाँ बता दें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अभी उसका जैसा भी अभी कुछ पता नहीं है उसमें क्या, वो कैसे क्रैश हुआ, क्या हुआ, उसकी भी जैसी डिटेल आएगी तो उस बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में पूरा समझा दिया, आर्मी ने कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आज भी देखिए कई लोग लापता हैं, लेकिन अभी भी वही है। 2013 में जो उसके बाद सही करने की कोशिश की गई थी और कोशिश करते करते 2014 में भी चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। 2014 में जो चारधाम की यात्रा शुरू हुई उसके बाद क्या हुआ कि 2015 के बाद से धीरे धीरे करके है ना 2019 आते आते अपना केदारनाथ बद्रीनाथ के सारे कपाट अच्छे से खुलने लग गए थे। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने अपने दोस्तों के, अपने सभी मंत्रियों के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाके आए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कुछ टाइम के लिए त्रासदी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी इस त्रासदी से हमको सबसे बड़ा ये सबक लेने को मिलता है कि ऐसे टाइम पे हमें हमेशा है ना, जितना अपन है ना घूमने फिरने पे या और चीजों पे ध्यान देते हैं, प्रकृति का भी उतना विकास अच्छे से होना चाहिए। आज अगर केदारनाथ जैसी जगह, अगर जो पहाड़ी जगह हैं उनका अगर देश में अगर काफी अच्छे से अगर विकास हो जाता, या अगर वहां पे अगर काफी चीजों को इतना मजबूत किया होता, या अगर पहले से अलर्ट पे कर दिया होता लोगों को और आने से मनाही हो जाती कि है ना, पहले से पता होता कि लोगों को भी कि बोल दिया जाता प्रशासन की तरफ से कि लोग अभी दर्शन करने के लिए न आए, यात्रा पे न आए, तो हो सकता है कि है ना लाखों लोगों की जानें तो बच जाती। कम से कम जान माल का तो देखिए नुकसान होता, तो वो जो होना था वो तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे लाखों लोगों की जान बच सकती थी। तो इससे सबसे बड़ा यही सबक सीखने को मिलता है अपने को कि हमेशा अपने को विकास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति का जो विकास कहाँ नहीं हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसकी भी, प्रकृति की भी अच्छे से रक्षा करनी चाहिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।